यूक्रेन युद्ध का अगला पड़ाव कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा 3 बड़ी खबरों से लग रहा है। पहला, रूस का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। दूसरा, अमेरिका यूरोप की नई पाबंदियों की तैयारी। और तीसरा, पुतिन का अपने टॉप जनरल को मेडल देना, वो जनरल जिस पर इंटरनेशनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। इस बीच अमेरिका से आई एक वार्निंग ने जेलेंस्की को बहुत ज्यादा बेचैन कर दिया है। तो क्या यूक्रेन के बाद पुतिन के रडार पर नेटो है? क्या पुतिन ने तय कर लिया है अपना नेक्स्ट टारगेट? क्या जंग के सोलों से धधकने वाला है यूरोप? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। यूक्रेन की जमीन पर महज चंद घंटों पहले रूस के ड्रोन कयामत बरपा चुके हैं। राजधानी कीव पर 800 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए और ये यूक्रेन पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया जा रहा है। लेकिन वॉर एक्सपर्ट इसे रूस का बारूदी ट्रेलर मान रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि रूस के मन में यूक्रेन से आगे भी कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो सिर्फ पुतिन के दिमाग की उपज है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके धमाकों की गूंज नेटो की सीमाओं के पार भी सुनाई देने वाली है। लेकिन क्यों और कैसे, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिका के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस के उस बयान को समझना होगा, जिसमें उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली खबर की तरफ इशारा किया है। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में जो कहा, उसने यूरोप की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी। पेंस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन रूस के सामने हार गया तो इसमें कोई शक नहीं कि अगला निशाना नेटो की सीमाएं होंगी। यानी यूक्रेन की लड़ाई केवल एक देश की जंग नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की सुरक्षा की जंग है। पेंस ने साफ कहा कि पुतिन की महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन की सरहद से कई आगे तक फैली हुई हैं। अगर उन्हें यहां जीत मिलती है तो रूस को और ताकतवर और ज्यादा खतरनाक बनने का मौका मिलेगा। उस स्थिति में नेटो के सदस्य देश सीधे सीधे खतरे की जद में आ जाएंगे। उनका यह भी कहना है कि अमेरिका को एक बैक स्टॉप यानी सुरक्षा गारंटी के तौर पर खड़ा रहना होगा, जबकि यूरोपीय देशों को इस जंग का असली नेतृत्व करना होगा। उन्होंने कोएल्सिन ऑफ द विलिंग की कोशिशों की सराहना की और कहा कि मजबूत सुरक्षा गारंटी ही एक जस्ट एंड लास्टिंग पीस यानी न्यायपूर्ण और स्थायी शांति का रास्ता खोल सकती है। यानी माइक पेंस के नजर में अगर आज यूक्रेन गिरा तो कल यूरोप के कई देश भी उसी आग में झुलस सकते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर 800 ड्रोन बरसाना ये महज एक हमला नहीं था, बल्कि रूस का वो इशारा था जो आने वाले वक्त का सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पश्चिमी खेमे के रणनीतिकार साफ कह रहे हैं कि यह अटैक असली युद्ध की महज झलक है, ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। यानी पुतिन की सोच यूक्रेन की सीमाओं पर रुकने वाली नहीं है। उनका विजन है यूरोप को सीधा डर और दहशत के साए में धकेलने का। अब जरा सोचिए, जब ड्रोन की बरसात ने एक ही रात में यूक्रेन की नींद उड़ा दी, तो अगर यही खतरनाक खेल नेटो के जमीन पर शुरू हो जाए तो हालात क्या होंगे। यही वजह है कि वॉशिंगटन से लेकर पेरिस और बर्लिन तक हलचल मची है। नई पाबंदियों की लिस्ट तैयार हो रही है। रूस की एनर्जी कंपनियों, उसके बैंकों और उसके ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क पर सीधा वार करने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन इतिहास गवाह है, रूस कभी भी दबाव में नहीं झुकता और इस बार भी पुतिन ने पश्चिम की शक्ति का जवाब और भी सख्त अंदाज में दिया है। पुतिन ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल गेरासिमोव को ऑर्डर ऑफ करेज मेडल देकर दुनिया को खुला संदेश दिया है। वो जनरल जिस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी कर रखा है। यानी पुतिन ने साफ कर दिया है कि उन्हें आईसीसी की परवाह नहीं है, उन्हें किसी भी वैश्विक संस्था का डर नहीं है और वो अपने युद्ध जनरलों को हीरो बनाकर पेश करेंगे। वो अपने युद्ध जनरलों को हीरो बनाकर पेश करेंगे। ये तस्वीर रूस के उस रणनीति की है जिसमें सैन्य ताकत के साथ साथ प्रोपेगेंडा भी शामिल है। घरेलू मोर्चे पर जनता को यही दिखाया जा रहा है कि उनका नेता पुतिन पश्चिमी साजिशों से लड़ रहा है और उनके जनरल देश की शान है। लेकिन सवाल यही है कि जब दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नेटो भी इस आग की जद में आने लगेगा, तो क्या हालात केवल चेतावनी तक सीमित रहेंगे या फिर यूरोप सचमुच जंग के मैदान में तब्दील हो जाएगा? क्योंकि ड्रोन हमलों के अलावा रूस की रणनीति में साइबर अटैक, ऊर्जा की सप्लाई रोकना और हाइब्रिड वॉरफेयर भी शामिल है। यानी पुतिन सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि गैस पाइपलाइनों और इंटरनेट सर्वर से भी युद्ध छेड़ सकते हैं। यूरोप के लिए आने वाली सर्दियां किसी नए इम्तिहान से कम नहीं होगी। अगर रूस ने गैस और ऑयल का नल बंद किया तो शहरों की रोशनी से लेकर फैक्ट्रियों की मशीनें तक थम सकती हैं और यही वो दबाव है जिसका इस्तेमाल पुतिन नेटो और यूरोपीय देशों पर करेंगे
ताकि पश्चिम को झुकने पर मजबूर किया जा सके। यानी तस्वीर बेहद साफ है। एक तरफ माइक पेंस जैसे नेताओं की चेतावनी, दूसरी तरफ रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला और तीसरी तरफ पुतिन का अपने जनरल को सम्मानित करना। ये तीनों घटनाएं मिलकर आने वाले तूफान का इशारा दे रही हैं। रूस की आक्रामक रणनीति को समझना हो तो नजर डालनी होगी पिछले 2 हफ्तों की जंग पर। ड्रोन और मिसाइल अटैक सिर्फ यूक्रेन की राजधानी तक सीमित नहीं रहे। खार्किव, ओडेसा, डॉनबॉस के कई शहर लगातार टारगेट बने। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस ने ईरान और उत्तर कोरिया से नए बैच में हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। यानी पुतिन इस जंग को लंबा खींचने की तैयारी में है और इसके लिए उन्हें सैन्य रसद की कमी रोकनी होगी। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट कहती है कि रूस हर हफ्ते औसतन 1500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें तैयार कर रहा है। रूस का औद्योगिक ढांचा अब सिर्फ एक चीज पर केंद्रित है, युद्ध। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। मैदान जंग के साथ रूस ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। चीन और रूस की हालिया मुलाकात को लेकर पश्चिमी एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मुलाकात सिर्फ दोस्ताना तस्वीरों की नहीं थी, बल्कि यूरोप के लिए नया सिरदर्द बन सकती है। चीन ने रूस को सीधे सीधे हथियार देने से इनकार किया है, लेकिन डुअल यूज टेक्नोलॉजी यानी ऐसे उपकरण जो सिविल और मिलिट्री दोनों कामों में इस्तेमाल हो सके, उसकी सप्लाई पर चुप्पी साधी हुई है। दूसरी तरफ नाटो की तैयारी भी कम नहीं है। ब्रसेल्स में हुई हालिया मीटिंग में फिनलैंड और पोलैंड ने खुलकर चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन हारा तो उनकी सीमाएं सीधे खतरे में होंगी। यानी नाटो के छोटे लेकिन संवेदनशील देश अब सीधे सीधे रूस को चुनौती देने की मांग उठा रहे हैं। और जब बात पुतिन की महत्वाकांक्षाओं की हो तो एक अहम सवाल हमेशा उठता है, क्या उनका असली मकसद सिर्फ यूक्रेन को गिराना है या फिर सोवियत यूनियन के पुराने नक्शे को फिर से खड़ा करना? क्योंकि उनके हर भाषण में ऐतिहासिक गलती सुधारने की बात दोहराई जाती है। तस्वीर साफ है, यूक्रेन सिर्फ पहला पड़ाव है, मंजिल कहीं और है। और अब जरा सोचिए, यूरोप की सीमाओं पर यह जंग फैलती है तो असर सिर्फ टैंकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। स्टॉक मार्केट से लेकर ग्लोबल ऑयल प्राइस तक हर सेक्टर इस आग की लपेटों में झुलसेगा। पहले से ही जर्मनी और फ्रांस में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर ऊर्जा संकट और गहरा हुआ तो यूरोपीय जनता की नाराजगी सड़कों पर दिखेगी। यही वो मोमेंट है जहां पुतिन को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। अगर यूरोपीय जनता अपने नेताओं पर दबाव बनाएगी तो नाटो की एकजुटता खुद ब खुद टूट सकती है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस पहले से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है। यानी यूरोप के भीतर से ही यूरोप को अस्थिर करने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। तो सवाल यही है कि क्या ये सब मिलकर यूरोप को उस खाई की ओर धकेल रहे हैं जहां से वापसी नामुमकिन होगी, या फिर अमेरिका और नाटो अपने संयुक्त मोर्चे से रूस को रोक पाएंगे? इतिहास हमें यही बताता है कि हर बड़ी जंग पहले चेतावनी बनकर सामने आती है, और इस बार चेतावनी यूक्रेन की जलती हुई धरती से उठ रही है, जिसकी गूंज यूरोप तक सुनाई दे रही है। जरा सोचिए, ड्रोन का झुंड अगर पेरिस के आसमान में मंडराए, मिसाइलें अगर वॉर्सो की दीवारें तोड़े, साइबर अटैक से अगर लंदन की बत्तियां बुझ जाए, तो यूरोप का नक्शा किस तरह बदल जाएगा। और यही वो पल है जहां रूस सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि डर से लड़ाई जीतना चाहता है। पुतिन का दाव साफ है, हर धमाका, हर मिसाइल, हर ड्रोन सिर्फ जमीन पर वार नहीं करता बल्कि यूरोप की हिम्मत और उसकी एकजुटता को भी तोड़ने की कोशिश करता है। यानी खेल अब खुल चुका है। एक तरफ नाटो के बारूद के ढेर, दूसरी तरफ पुतिन की मिसाइलों का तूफान और बीच में फंसा पूरा यूरोप। सवाल अब यही कि क्या ये धमाके सिर्फ चेतावनी है या फिर असली महायुद्ध की शुरुआत? फिलहाल ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।